बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की आज की क्लास में हम यूनिट 4 को शुरू कर रहे हैं। यूनिट 4 में हम पहला जो चैप्टर है इसमें पार्ट फर्स्ट वो है पुनर्निवेश तथा पुनर्निवेशी प्रवर्धक का फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर। सबसे पहले हम देखेंगे पुनर्निवेश क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। तो किसी विद्युत जाल परिपथ में निर्गत से उसके निवेशी में ऊर्जा के स्थानांतरण को पुनर्निवेश कहते हैं। जब किसी प्रवर्धक के निर्गम के कुछ अंश या संपूर्ण वोल्टता या धारा के रूप में लेकर उसके निवेशी में पुनर्निवेश कर दिया जाता है तो इससे प्रवर्धक की कार्य क्षमता परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के पुनर्निवेशी प्रवर्धक कहलाते हैं। पुनर्निवेशी प्रवर्धक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक पुनर्निवेश जिसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में मूल संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत एक ही कला में होते हैं तो निवेशी संकेत के परिमाण में वृद्धि हो जाती है। इससे प्रवर्धक की जो लब्धि है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार के पुनर्निवेश को धनात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः 2 लित्र में किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से 2 लित्र में किया जाता है। नंबर 2, ऋणात्मक या विपोषी पुनर्निवेश निगेटिव फीडबैक। जब प्रवर्धक के निवेशी परिपथ में संकेत तथा पुनर्निवेशी संकेत विपरीत कला में होते हैं तो इसमें निवेशी संकेत के परिमाण में कमी होती है। इस प्रकार के पुनर्निवेश को ऋणात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। तो हम देख सकते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक है इसमें निवेशी और पुनर्निवेशी जो संकेत है दोनों समान कला में होते हैं। निवेशी संकेत और जो नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक में निवेशी संकेत और पुनर्निवेशी संकेत दोनों विपरीत कला में होते हैं नेगेटिव फीडबैक की स्थिति में। पुनर्निवेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। पुनर्निवेश का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पुनर्निवेश सिद्धांत को समझने के लिए एक डायग्राम परिपथ दिया हुआ है। तो इस चित्र को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें जो प्रवर्धक है, प्रवर्धक को एक बॉक्स ए के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रवर्धक यहाँ लगा होता है। इससे निर्गत जो वोल्टता है, इस निर्गत वोल्टता का एक निश्चित भाग, एक कुछ अंश या संपूर्ण भाग को एक अन्य परिपथ, ये दूसरा परिपथ के द्वारा जिसे बीटा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, बीटा सर्किट द्वारा जो है प्रवर्धक के निवेशी संकेत के साथ जो है निविष्ट किया जाता है इसे। और यह जो अंश है, जितना अंश यहाँ से जो है पुनर्निवेश में दिया जा रहा है उसे कहते हैं हम बीटा अंश के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे पुनर्निवेश अनुपात या प्रतीप अंतरण अनुपात कहते हैं। एक आदर्श स्थिति में बीटा नेटवर्क की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक की लब्धि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो आदर्श स्थिति है बीटा नेटवर्क के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो बीटा नेटवर्क है, बीटा नेटवर्क के कारण जो प्रवर्धक है उसकी लब्धि में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है निवेशी संकेत वोल्टता केवल प्रवर्धक में से संचरित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि निवेशी जो वोल्टता है वो भी बीटा नेटवर्क से होकर के गुजर जाए। तो जितनी भी निवेशी संकेत वोल्टता है वो प्रवर्धक ए से होकर के ही जानी चाहिए, दूसरी शर्त। और तीसरी विशेषता जो है
उसके अनुसार पुनर्निवेशी वोल्टता केवल बीटा नेटवर्क से ही होकर संचरित होनी चाहिए। जितना भी हम पुनर्निवेश कर रहे हैं वो सारा पुनर्निवेश जो है वो बीटा नेटवर्क से होकर के ही गुजरना चाहिए, किसी अन्य नेटवर्क से जो है नहीं गुजरना चाहिए। बीटा नेटवर्क के कारण निवेशी या निर्गत परिपथ पर कोई लोड नहीं लगना चाहिए। जो बीटा नेटवर्क है, इस बीटा नेटवर्क को लगाने के कारण और जो है निवेशी और निर्गत जो परिपथ है इन पर किसी प्रकार से कोई लोड नहीं उत्पन्न होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई नया लोड इन पर नहीं लगना चाहिए। यदि निवेशी पर परिणामी वोल्टता, जो निवेशी संकेत है, निवेशी संकेत पर जो परिणामी वोल्टता होगी फीडबैक लगाने पर वो है VIF के रूप में, और ये इनपुट वोल्टता में से जो है हम फीडबैक वोल्टता को माइनस कर रहे हैं, तो जो हम प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक के लिए जो परिणामी वोल्टता होगी वो इनपुट में से जो है फीडबैक को हम माइनस कर देंगे। तो यह प्रवर्धक ऋणात्मक प्रवर्धक कहलाएगा। यदि निवेश पर परिणामी वोल्टता VIF, परिणामी जो वोल्टता है विनिवेश पर VIF, वो इनपुट वोल्टता और फीडबैक वोल्टता के योग के बराबर है, तो यह प्रवर्धक धनात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक कहलाएगा। इस प्रकार का पुनर्निवेश वाला जो प्रवर्धक है क्या कहलाएगा? धनात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक कहलाएगा, और इस प्रकार का ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रवर्धक कहलाता है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक पुनर्निवेश है उसमें वोल्टता VIF इज इक्वल टू VI प्लस VF। यदि VF पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि धनात्मक पुनर्निवेश है, और यदि फीडबैक नेगेटिव रूप में है, ऋणात्मक पुनर्निवेश है, तो हम कहेंगे ऋणात्मक पुनर्निवेश। जब कोई पुनर्निवेश नहीं हो तो प्रवर्धक की लब्धि V, जो प्रवर्धक की लब्धि A है, वो होगी आउटपुट वोल्टता बटे इनपुट वोल्टता। पुनर्निवेश होने पर यदि परिणामी निवेशी वोल्टता VIF है, पुनर्निवेश होने पर जो परिणामी निवेशी वोल्टता है VIF है तथा निर्गत जो वोल्टता है VO डैश के रूप में हम ले रहे हैं, तब जो प्रवर्धक है उसकी लब्धि कितनी हो जाएगी? A इज इक्वल टू V आउट डैश अपॉन VIF के रूप में। तो यहाँ से VIF की वैल्यू निकालें तो VIF बराबर V आउट अपॉन A, जो प्रवर्धक की लब्धि है और जो आउटपुट वोल्टता है फीडबैक की कंडीशन में उनके अनुपात के बराबर यहाँ रहती है। माना निर्गत वोल्टता का बीटा अंश पुनर्निवेश नेटवर्क से निवेशी को दिया जाता है, तब फीडबैक वोल्टता जो कितनी हो जाएगी? जो V आउटपुट है उसका कितना अंश दे रहे हैं हम? बीटा अंश। किसमें? फीडबैक में। तो VF का मान कितना हो जाएगा? बीटा V आउटपुट डैश के रूप में। तो VIF इज इक्वल टू VI, और VF की जगह हम क्या रख देंगे? ये वैल्यू, तो बीटा। तो यहाँ VF इज इक्वल टू बीटा V आउटपुट डैश की वैल्यू यहाँ रखेंगे इसमें, तो VIF इज इक्वल टू VI प्लस बीटा VO डैश के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलती है। समीकरण 2 और 3 से VI इज इक्वल VI प्लस बीटा V आउटपुट डैश इज इक्वल टू V आउट डैश अपॉन A के रूप में हमें इक्वेशन मिलेगी। जब हम यहाँ VIF की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से हम देखिए V आउट के दो पद हैं तो इनको एक तरफ लेते हैं, और यहाँ से V आउट डैश को हम बाहर ले आए तो 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू VIA। तो V आउट डैश इज इक्वल टू A VI अपॉन 1 माइनस A बीटा के रूप में हमें ये
इक्वेशन मिल जाती है। अतः पुनर्निवेशी के साथ प्रवर्धक की परिणामी लब्धि, अतः जो पुनर्निवेशी के साथ जो प्रवर्धक की परिणामी लब्धि है AF इज इक्वल टू V आउट डेश अपॉन VI इज इक्वल टू जो है हमारे पास निकल करके आएगी A अपॉन 1 माइनस A बीटा के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलती है। समीकरण 4 को व्यापक पुनर्निवेश समीकरण कहते हैं। गुणक A बीटा को हम पार्श्व लब्धि कहते हैं। तो AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। परिपथ में A तथा बीटा धनात्मक, ऋणात्मक, वास्तविक या सम्मिश्र हो सकते हैं, तो इन पर निर्भर करेगा। तो इसलिए यहाँ इसकी जो वैल्यूज़ हैं किस तरह से रहेंगी। यदि 1 माइनस A बीटा इज़ ग्रेटर देन टू 1, 1 से बड़ा है, और A बीटा अगर ऋणात्मक है, A बीटा क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उस कंडीशन में जो AF है, AF वो A से क्या होगा, छोटा होगा। AF का मान क्या होगा, A से छोटा होगा। यदि AB ऋणात्मक है तो ये पूरा धनात्मक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में AF A से छोटा हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो पुनर्निवेश होगा वो कहलाएगा आपके ऋणात्मक पुनर्निवेश। इसी तरह यदि 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो A बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस कंडीशन में AF का जो मान है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। AF कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस स्थिति में बिना निविष्ट के निर्गत से लगातार वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। यह परिस्थिति दोलित्र के लिए उपयोग में लाई जाती है। यदि 1 माइनस A बीटा इज लेस देन टू 1 हो, तो इस कंडीशन में A बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने की कंडीशन में ही ये क्या होगा, 1 से कम होगा। तो उस कंडीशन में A बीटा धनात्मक है, तो AF क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा A, यानी कि AF का मान A से बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो पुनर्निवेश होगा वो क्या कहलाएगा, आपके धनात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का स्थायीकरण। किसी प्रवर्धक की लब्धि ताप शक्ति प्रदायक की वोल्टता व ट्रांजिस्टरों के प्राचलों के परिवर्तन से तथा प्रयुक्त ट्रांजिस्टर के स्थान पर अन्य तुल्य ट्रांजिस्टर लगाने से प्रभावित होती है। इन प्रभावों का अध्ययन प्रवर्धक की लब्धि के स्थायित्व गुणांक अर्थात प्रवर्धक की लब्धि का स्थायित्व लब्धि के अनुपातिक परिवर्तन द्वारा ज्ञात करते हैं। अतः बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक का स्थायित्व गुणांक S बराबर dA अपॉन A इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हो गई। यानी कि बिना पुनर्निवेश की कंडीशन में जो प्रवर्धक है उसका स्थायित्व गुणांक किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, S से, और वो कितना होगा, dA अपॉन A के अनुपात के रूप में। पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक का स्थायित्व गुणांक हम लेंगे SF के रूप में। तो SF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DAF अपॉन AF के रूप में हमारे पास हो जाएगा। तो पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की जो लब्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, AF बराबर A अपॉन 1 माइनस A बीटा के रूप में। तो अब हम AF का जो है विद रेस्पेक्ट टू A डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो DAF अपॉन DA। तो A का अवकलन रखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस A बीटा को कांस्टेंट रखा, तो ऊपर वाले का अवकलन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस A बीटा प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस A बीटा का हम अवकलन लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन बीटा की को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी पावर -1 होगी, तो x की पावर -1, तो इसका जो अवकलन लेंगे तो वो कितना बनेगा, n माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 से -2, n माइनस 1 करेंगे तो इसकी पावर -2, और A बीटा का अवकलन लेंगे तो A का अवकलन हो जाएगा 1, तो यहाँ बनेगा हमारे पास माइनस का बीटा।
तो इस तरह से इसका अवकलज बनेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस ए बीटा अपॉन 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस ए बीटा प्लस ए बीटा, तो ए बीटा से ए बीटा कैंसिल, 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर। तो डी ए एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा। इस स्क्वायर को हमने इस तरह से तोड़ लिया। तो डी ए एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा, 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा ए एफ अपॉन ए के रूप में। इस पूरे पद को मैं किसके रूप में लिख सकता हूँ, ए एफ अपॉन ए के रूप में। चूँकि देखिए ए एफ बराबर होता है हमारे पास ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। तो इस पद को मैं ए एफ अपॉन ए करूँ तो इधर भी ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए से कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ डी ए एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा का स्क्वायर हो गया। और हमने इसको जो है यहाँ से सोल्व किया है, तो ए एफ अपॉन ए हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम डी ए एफ अपॉन इस ए एफ को ए एफ के नीचे रखेंगे और डी ए के नीचे डी ए हो जाएगा। तो डी एफ अपॉन ए इसको हम जो है एस एफ के रूप में, ये हो गया आपके जब फीडबैक दिया हो उस कंडीशन में जो है गुणांक, और जब फीडबैक नहीं दे रखा हो उस कंडीशन में गुणांक। तो प्रवर्धक, और ये जो समीकरण बनती है क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रवर्धक के स्थायीकरण के लिए आवश्यक है कि स्थायित्व जो गुणांकों का मान है कम से कम होना चाहिए। जो स्थायित्व फीडबैक के स्थायित्व वाली कंडीशन में जो स्थायित्व गुणांक है इसका मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए स्थायित्व गुणांक का मान प्रवर्धक के स्थायीकरण के लिए। चूँकि पुनर्निवेशी रहित प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर के प्राचलों में तापीय परिवर्तन के कारण, चूँकि पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर के प्राचलों में तापीय परिवर्तन के कारण इसका स्थायित्व गुणांक कम नहीं किया जा सकता, लेकिन पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक में 1 माइनस ए बीटा का मान अधिक से अधिक करके, यानी कि 1 माइनस ए बीटा का मान सब बढ़ा करके हम जो है एस एफ का मान कम कर सकते हैं। अधिक से अधिक करके एस एफ स्थायित्व गुणांक को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है हमारे पास जब पुनर्निवेश ऋणात्मक हो, जब पुनर्निवेश कैसा हो, ऋणात्मक हो। ए बीटा कैसा हो, निगेटिव हो, तो हो क्योंकि ऋणात्मक पुनर्निवेश की स्थिति में 1 माइनस ए बीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा अगर ए बी निगेटिव है, क्योंकि ए बीटा का मान निगेटिव होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन टू 1 होगा। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू बढ़ते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन है जब पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि कैसी हो, अत्यधिक हो। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे हम, और आपके यदि कुछ पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप टाइम लेकर के कॉलेज आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।